नमस्कार, मैं निशांत कुमार। 3 दिसंबर का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आने वाले थे। सुबह से ही कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ था। इसकी वजह थी कि तमाम तरह के पूर्वानुमानों में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, कांग्रेस ऑफिस से ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया बीजेपी ऑफिस में। अभी तक की जो स्थिति है, बीजेपी 3 राज्यों में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, बहुत बड़ी जीत। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को कुछ गुंजाइश थी। राजस्थान में उसे आस थी कि इस बार वो रिवाज बदल पाएगी। छत्तीसगढ़ में उसे लग रहा था कि भूपेश बघेल के काम पर जनता मुहर लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी 5 साल बाद राजस्थान में वापसी कर रही है, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर से सत्ता छीनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड लहर के साथ वापसी हो रही है। क्या कुछ हुआ? आखिर कहाँ कांग्रेस से चूक हुई? जो कांग्रेस कल तक एक तरह से खुशफहमी में थी कि उसकी सरकार बनने जा रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ? आज हम इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे छोटे भाई, एक हमारे रोहन मेरे काफ़ी अजीज हैं और एक उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं, और एक आदित्य की रुचि राजनीति में काफ़ी है और आदित्य राजनीति को काफ़ी समझते हैं। एक तरह से कहें कि ये राजनीति के मर्मज्ञ हैं। और एक छोटा सा वाकया आदित्य के बारे में बताऊं कि आदित्य कि अपने पिता से लगातार अपने पापा से बात होती रहती है, राजनीतिक विषयों पर गहन चर्चा होती है। और आज जब काउंटिंग हो रही है, तो इससे पहले की शाम में इन्होंने अपने पिताजी से बात की और पिताजी को ये भरोसा दिलाया था कि कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन आज जो स्थिति है, वहाँ कांग्रेस की करारी हार हो रही है। तो अब ये इस पशुपेश में है कि ये अपने पापा से बात करेंगे तो उनको क्या कहेंगे। बहरहाल ये इस विषय पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम रोहन से समझते हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आई, कहाँ चूक हो गई रोहन कांग्रेस से जो इस तरह की करारी हार आज देखने को मिली। आदित्य वाली बात की जवाब दे देता हूँ कि आदित्य ने 3-1 की बात की थी, वो 3-1 हो नहीं रहा है कि कांग्रेस 1 राज्य में जीती और 3 राज्यों में हार गई। और जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से कहाँ चूक हुई है, तो कांग्रेस संगठन के रूप में बीजेपी की तरह नहीं काम कर पाई है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप सोशल मीडिया देखिए और तमाम तरह के जो मीडिया कवरेज हैं और लोगों में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनमें बातचीत देखी, तो लगता है कि हाँ, कांग्रेस का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ा है पहले से। और लेकिन ये बात मानना, वो कांग्रेस का प्रभाव तो बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का जो असर है, जो मोदी का असर है, वो कम नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है पॉइंट है कि बीजेपी का असर कम नहीं हुआ। क्या मोदी मैजिक इस चुनाव में हावी रहा? मोदी मैजिक चला है? मोदी के चुनावी गारंटी पर लोगों ने मोहर लगाई है? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यू डोंट विन इलेक्शन इन लास्ट 6 मंथ्स। अगर आप ग्राउंड पे एब्सेंट रहेंगे तो अंतिम 6 महीने में आप चुनाव प्रचार धुआंधार करके जीतने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम मोदी की जहाँ तक बात है, बहुत जगह ऐसा होता है पीएम मोदी जाते हैं और वो चुनाव बीजेपी हार जाती है। हिमाचल में, कर्नाटक में ऐसा हुआ। लेकिन पीएम मोदी एक अपने आप में इतना काबिलियत है उनकी कि वो 3 से 4% वोट को इधर से उधर करने में की क्षमता रखते हैं, और वो बहुत होता है चुनाव को डिसाइड करने के लिए। और वो मोदी ने यहाँ पे ज़्यादा ही कर दिया मुझे लगता है। मध्य प्रदेश में खासकर जिस तरीके से एक पहले तो कांग्रेस को लीड बताया जा रहा था, फिर जो कहा जा रहा था कि एक तरीके से कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन अब जब नतीजा है तो वही तो आंधी चल गई भी। लेकिन अब 3 राज्यों को देखें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और राजस्थान की बात करें, जहाँ पे कोई सीएम फेस डिसाइडेड नहीं था, तो वहाँ पे जो मोदी का हम मानेंगे ना, जो मोदी ने मैजिक का है, बिल्कुल। वहाँ आप राजस्थान की बात करें, वहाँ वसुंधरा राजे रही हैं, उनका आप देखिए, या आप मध्य प्रदेश में शिवराज का देखिए, उन्होंने अमित शाह ने क्लियरली कहा था कि कोई हमारा सीएम फेस नहीं है, कमल पे देखिए। और उसके बाद से आपने छत्तीसगढ़ में, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि आखिर जब किसी भी सीएम के 5 साल के कार्यकाल पर जनता अपना मुहर लगाती है, अगर हम छत्तीसगढ़ का ट्रेंड देखें तो वो लंबे समय तक विश्वास करती है पार्टी पर। यही वजह है कि 15 सालों तक बीजेपी वहाँ सरकार में थी। कांग्रेस बीजेपी को हटाकर 2018 में इतनी प्रचंड लहर के साथ आई थी, और तमाम तरह के सोशल मीडिया देखें या कहीं विज्ञापन देखें, उसमें भूपेश बघेल के कामों का काफ़ी जिक्र होता था। कोई भी ऐड देखे, वहाँ पे भूपेश बघेल दिखते थे। वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते थे। वो
छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की बात करते थे और वहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। लेकिन आज जब परिणाम आ रहे हैं, अभी 30 से भी नीचे है कांग्रेस, तो क्या कहेंगे कि किस तरह का काम था? या भूपेश बघेल के प्रति लोगों में नाराजगी थी या बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही बोला, एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया, मुझे लगता है जो काम था वो वहीं तक था। क्योंकि अगर ग्राउंड पर इतना काम हुआ रहता जितना इन्होंने दिखाया, तो हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट होता, लेकिन इस तरीके से औंधे मुंह कांग्रेस नहीं गिर जाती। और दूसरी बात, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा छत्तीसगढ़ के ट्रेंड से, क्योंकि वो एक ही बार अभी तक हुआ है। अगर वो रिपीट होता 15-15 साल दो भी पार्टी रहती तो हम समझते कि वो ट्रेंड था। यानी कि ये कह सकते हैं कि रमन सिंह पे वहाँ पे लोगों ने भरोसा जताया 15 साल तक, और भूपेश बघेल इतनी बड़ी बहुमत से आए लेकिन वो ट्रस्ट नहीं मेंटेन कर ये भी पाए। बात रहा है कि वोटर चेंज हो रहा है आज के दौर में, तो शायद उस दौर का और वोटर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है आज के टाइम पे, कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां सब फेल हो रही हैं। महादेव ऐप लगभग सारी जो एजेंसियां चुनाव फेल के दौरान एकदम इसका मामला सामने आया था, आपको क्या लगता है कि उसका कितना इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ा? देखिए, महादेव ऐप का मामला जो था वो काफी दिनों से चल रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन मतदान से 2-3 दिन पहले जब उस दौरान प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, तो शायद इसने मतदाताओं को बहुत क्योंकि जो बघेल की छवि रही है वो काफी साफ सुथरे नेता की रही है, और उसके बाद से जब ईडी के रेड पड़ने लगे उनके करीबियों पे, और महादेव ऐप का जब जिक्र आया, और जब जो उसका मुख्य आरोपी था उसने कहा कि मुख्यमंत्री को मैंने पैसे दिए हैं, उसके बाद से मुझे लगता है कि जनता का जो भरोसा था वो थोड़ा कम हुआ मुख्यमंत्री पर, और शायद इसका असर हमने मतदान के यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में कुमार विश्वास ने वोटिंग से एन वक्त पहले कई सारे आरोप लगाए थे, लेकिन उसका असर नहीं। मैं ये मानता हूँ कि ये सारे मुद्दे जो वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, ये प्राइम मुद्दा नहीं हो सकता। नाराजगी पहले थी, ये देखेंगे उत्तेजित कर दिया। कुमार विश्वास की बातों का लोगों पर असर नहीं हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुले मंच से यही आरोप लगा रहे थे, नहीं वहाँ भी लोगों लगा पर रहे असर थे, वहाँ हुआ। भी प्रधानमंत्री बोल रहे लेकिन थे। वो बीजेपी वहाँ कभी मुख्य हाँ, ये विपक्षी कह पार्टी सकते नहीं ये कह रही है। सकते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है वहाँ पर, यही वजह है कि यहाँ पर हुआ। लेकिन अब एक और हम आपसे समझना चाहेंगे कि अशोक गहलोत, जिसके बारे में बहुत बड़ी बातें कही जा रही थी, तमाम तरह के जो भी सर्वेक्षण आए थे उसमें अशोक गहलोत को लीड दिखाया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में 30 सालों से चला आ रहा रिवाज इस बार बदल जाएगा। लेकिन अब चूंकि वहाँ की राजस्थान की तस्वीर सामने आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार वहाँ भारी मतों से बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अशोक गहलोत का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत काफी मजबूत दावेदार के तौर पर थे, और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे, शायद वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे थे जो कहते हैं कि अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो ये काफी कड़ी लड़ाई थी, लेकिन उसके बाद भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष के रेस से खुद को उन्होंने बाहर कर लिया था, और उसके बाद से ये होना अशोक गहलोत के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने आज से जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो मेरी आदित्य से बात हुई थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि क्या अशोक गहलोत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और आज फिर से वही प्रश्न में आपसे मैं अपनी बात पे कायम, अशोक गहलोत ने अपने पैर पे बिल्कुल कुल्हाड़ी नहीं मारी। आप अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड की हम बात करते हैं, हम लोग ट्रेंड की अक्सर बात करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एक ट्रेंड ये भी तो टूटा कि बीजेपी सुनामी के साथ आती थी, तो यानी कि अशोक गहलोत के प्रति कुछ तो लोगों में थी कि आज 110 तक की बीजेपी वहाँ पे। क्या आप 5 साल के अशोक गहलोत की उपलब्धि को इसी तरह से मानते हैं कि अशोक गहलोत ने बीजेपी की सुनामी आने से रोक दिया 5 सालों के बाद? नहीं, मैं मानता हूँ कि आप सुनामी बीजेपी की जरूर आई है। आप देखिए 3 राज्यों में जिस तरह से वो पर्टिकुलरली राजस्थान की बात कर, वो तो बहुत बड़ी सुनामी मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान की बात करें कि कई सारी एजेंसियां, जो बड़ी एजेंसियां, उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, वो सब फेल होती जा रही है। देखिए, गहलोत का फेलियर मैं मानता हूँ, गहलोत का फेलियर मैं 2 जगह मानता हूँ। लगातार पेपर लीक होने देना, मतलब शायद इंटेंशनल नहीं था, लेकिन आपकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है, बिल्कुल प्रशासनिक फेलियर है। और दूसरी चीज, जो आप सचिन पायलट का जो इशू था उसको अच्छे से एड्रेस नहीं कर, बीइंग सीनियर लीडर आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उनको आप निकम्मा नकारा कह रहे हैं, और वो फिर आप उनके साथ साझा रैली, अरे साझा रैली कहाँ हुई? पिछली बार तो कम से कम बाइक साथ में चला लिए थे, इस बार तो वो भी नहीं हुआ ना। लेकिन मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं। राजस्थान में रिवाज कायम रहा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज खत्म हो गया है, और मध्य प्रदेश में मामा का जादू चल गया या मोदी मैजिक का। मुझे लगता है मैं और आदित्य तो अग्री करेंगे कि मामा का उसमें जादू चला है, जादू चला है, मोदी मैजिक दोनों मैं बोलूंगा, लेकिन मामा का जादू ज्यादा, महिला वोटरों ने, और या फिर जिसका भी आइडिया था, लाडली बहना, जिसके दिमाग की उपज है, जिसकी दिमाग। और दूसरी बात, एक मॉडल पेश करने की बात है,
कांग्रेस ने 2019 में न्याय स्कीम लेकर आए, लेकिन वो न्याय स्कीम आज कहाँ है, कहीं नहीं पता चलता। इन्होंने लाडली बहना लेकर आया, लोगों के खाते में डिपॉजिट किया पहले कि ऐसे ये काम करेगा, उन्होंने दिखाया और वो वर्क किया। कई राज्यों में आरोप लगाती है अपनी पार्टियों पर कि रेवड़ी का कल्चर एक तरह से कि दूसरी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान आएगा। लेकिन जब देश की बात आती है तो बीजेपी उसी को गरीब कल्याण का नाम देती है। चाहे अन्य स्कीम हो, गरीबों को और 5 सालों तक अनाज दिया जाएगा जो कोरोना के समय में शुरू हुआ था मुफ्त, और यहाँ पर लाडली बहन योजनाओं के खाते में पैसे दिए जाएंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम वो कर रहा है। लेकिन जब इसका उनको फायदा होता है तो वो तो बताती है कि ये वेलफेयर स्कीम है जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर को डिसाइडेड ही नहीं, एक क्राइटेरिया ही नहीं कि क्या वेलफेयर स्कीम है और क्या रेवड़ी है। मतलब जो आम आदमी पार्टी करते हैं वो रेवड़ी हो जाती है, जो बीजेपी करती है जो राजनीतिक रूप से आपको सूट करता है, एग्जैक्टली बातें करते और हैं। मैं एक चीज ये बोलूंगा कि एक फैक्ट आज की तारीख में एक फैक्टर आपको चुनाव नहीं जीता। आप सोचिए कि सिर्फ हम ओबीसी कार्ड के या सिर्फ रेवड़ी बांट के जीता नहीं हो सकता, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होना चाहिए। खामियों की बात करें तो मुझे लगता है उसकी खूबियों की बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने अब जो बहुत शानदार जीत दर्ज की तेलंगाना में, वो बहुत अब मैं उसी पर आता हूँ। अब आपको जान- बहुत हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपको संक्षिप्त में अपने उत्तर रखने होंगे। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है, राहुल गांधी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, या फिर प्रियंका गांधी की रैलियां रंग ला रही है, या बीआरएस केसीआर के काम को लोगों ने नकार दिया है? नहीं, देखिए कि ये जरूर है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत सफल रहा है, और उसका असर पूरे हमने कर्नाटक में भी देखा और अब तेलंगाना में देख रहे कि भारी संख्या के साथ जो सीट लेकर आ रही है कांग्रेस, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस इस के पर लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का दक्षिण में अच्छा असर देखने को मिला, खासकर कर्नाटक और तेलंगाना में हम जैसे देखा, और केरल में भी जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पे एक अच्छा माहौल दिखने को। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि इस हार की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी को ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में भी किया, छत्तीसगढ़ में भी भारत जोड़ो आया और वो एकदम कोई असर ही नहीं दिखा। राहुल गांधी की यहाँ पर जवाबदेही होती है तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष की जवाबदेही यहाँ पर नहीं होती है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका हो वहाँ जीत दिलाई है, तो क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर भी यहाँ पर सवाल बेनिफिट ऑफ उठेंगे? डाउट इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा मैं करेंगे। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क एक है जिस पर आप अपनी बात कहें कि राहुल गांधी जब कर्नाटका जाते हैं तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार की विदाई तय है। वहीं जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो वहां भी वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है, और छत्तीसगढ़ को लेकर वो इतने आश्वस्त होते हैं कि बहुत ही कम वो चुनाव प्रचार में जाते हैं। राजस्थान को लेकर उनके मन में संशय था, उन्होंने खुले मंच से इसका इजहार किया था, लेकिन अशोक गहलोत ने उसको चुनौती के तौर पर लिया था। अब जब चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, पूरा परिदृश्य साफ हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की उस बात का कितना असर हुआ है, और अब कांग्रेस यहाँ से कैसी स्थिति में है 2024 के लिए? देखिए, पहले तो मैं खड़गे वाले एक लाइन में कंक्लूड करूंगा। खड़गे को ब्लेम देना बहुत ही गलत होगा, खड़गे को क्रेडिट देना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में आके उन्होंने कम से कम राहुल को एग्जैक्टली, और राहुल गांधी को वो लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, मैं प्रशांत किशोर के जो पॉइंटर्स उन्होंने दिए थे, मैं चाहता हूँ आप उसको अमल करें, आप उसको समझें, ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करें। आप ट्विटर पे कितना पीएम राहुल फॉर पीएम ट्रेंड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोशल मीडिया आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब खड़ी हो गई है, जहाँ एक मोरल बूस्टर हो सकता था। ये 3 राज्य अगर जीतते हैं या 2 राज्य भी जीते तो एक कांग्रेस के लिए मोरल बूस्टर होता है, ताकि वो 24 का चुनाव बहुत अच्छे से लड़ते। लेकिन अब कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है, तो कांग्रेस को और मेहनत करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी को शायद आगे आकर इसके लिए नेतृत्व करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ जो आज का रिजल्ट आया है, 4 राज्यों का चुनावी परिणाम आया है, वहां से रिजल्ट के बाद कांग्रेस के लिए 24 की चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, खासकर इंडिया गठबंधन को उसको एक पाले में लाना और फिर देशव्यापी मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। खैर, आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें कांग्रेस कितना सफल हो पाती है। बहरहाल यहाँ से जो अभी स्थिति है कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी ने बाजी मारी है, और कांग्रेस को एक हल्का सा ही एक राज्य दक्षिण भारत का दुर्ग जरूर मिला है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में उनके पास जो 2 राज्य थे उन्हें गवा चुकी है। सफर लंबा, अभी लंबा सफर है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अगर कुछ अपने
दर्शकों, हमें देखने वाले दर्शकों से सुझाव और कुछ निवेदन करना चाहें तो आदित्य। देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जर्नलिस्ट को भी फीडबैक की ज़रूरत है। आप हमें फीडबैक दें, आप सुझाव दें कि कैसे जर्नलिज्म होना चाहिए, और अगर आप हमें हमारी बातों से अग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करें। रोहन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारा जो भी इसमें विश्लेषण था कि कांग्रेस और बीजेपी कहाँ कैसे जीती, क्या रहा पूरा चुनाव में, वो आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताइए, और क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसके लिए सुझाव दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।